नमस्कार डीमैच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर और देखते हैं सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे नीमच जिला योगमय वातावरण में डूबा, हजारों लोगों ने उत्साह से किया योग। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं चलेगी, संगठन होगा मजबूत, नीमच दौरे पर आए केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद भजन लाल जाटव ने कहा। स्मगलर मोहम्मद सफी से थी मेरी दोस्ती, पूर्व सीएम के भाई संपत लाल पटवा का नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में सनसनी खेजकुला से। सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में मनाया गया योग दिवस, आईजी संदीप दत्ता सहित कई अधिकारी हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन आदिवासी बच्चों के साथ मनाया, बाटी मिठाई और बिस्किट। अब खबरें विस्तार से। चलिए बात करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। 177 देशों में योग दिवस मनाया गया। इसके साथ ही नीमच में भी योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम हुआ। सीएसवी अग्रो भवन में जिला स्तर पर एक भव्य योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसपी अंकित जायसवाल सहित तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने योग प्राणायाम किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण नीमच जिला योगमय रहा। जिला तहसील एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक योग एवं प्राणायाम किया। मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम सीएसवी अग्रवाल भवन में हुआ, जिसमें विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एसपी अंकित जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण शामिल हुए। योग साधक रवि पोरवाल ने विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वर्चुअल उद्बोधन प्रसारित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं योग संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का संचालन अरुण सोलंकी ने किया, जबकि स्वागत एवं आभार जिला शिक्षा अधिकारी सुजानमल मांगरिया ने व्यक्त किया। और योग दिवस हमें एक संदेश देता है कि योग व्यक्ति को करना चाहिए, अपनी डेली जीवन के क्रिया में उसे शामिल करना चाहिए। और आज हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नायडू जी और अन्य लोग, पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व योग कर रहा था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए योगाभ्यास को हमारी दैनिक क्रियाओं में लेना चाहिए। मैं सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई देता हूं और बच्चों से सभी से ये अपील करूंगा कि वो अपने जीवन में योग को अपनाएं। हम देखते हैं नीमच की धरती पर बाबा रामदेव जी भी आए थे, उन्होंने योग की परंपरा प्रारंभ की और आज भारत से विश्व में योग गया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विश्व पूरा योग कर रहा है और स्वस्थ रहने की कामना कर रहा है। योग हमें वसुदेव कुटुंबकम का भाव देता है और वह हम सब एक हैं। इस भाव को लेकर हम आने वाले समय में 2047 में भारत को और आगे और ऊंचे ले जाएंगे, विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज नीमच जिले में भी सामूहिक योगा का अभ्यास कार्यक्रम नीमच शहर के साथ साथ अन्य सभी तहसीलों में भी कराया गया है। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी लोग योगा से जुड़े, जिससे कि आप स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का आप लोग विकास कर सकते हैं। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी के नारे को हम आगे बढ़ाएं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर हम योग को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे शारीरिक और मानसिक जो भी बीमारियाँ समस्याएं हैं उसको दूर करने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी सभी लोगों ने साथ में मिलकर योगा किया है और मैं सभी से अपील करूँगा कि योगा को अपनी जीवन शैली में लीन कराएं और प्रतिदिन योगा का अभ्यास करें ताकि सभी स्वस्थ रहें, मस्तिष्क स्वस्थ रहें। कांग्रेस को सक्रिय बनाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से कांग्रेस में एक नया पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका नाम है संगठन सृजन कार्यक्रम। इस संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और धौलपुर करौली के सांसद भजन लाल जाटव नीमच आए। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि गुटबाजी से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है और कांग्रेस के गिरते स्तर को उठाने के लिए अब नया पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश भर में चल रहा है और कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक एकजुट किया जा रहा है। जल्दी कांग्रेस में नया परिवर्तन दिखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष वही होगा जो कि मैदान में आकर
कार्यकर्ताओं की और जनता की लड़ाई लड़ेगा। उम्र का कोई बंधन नहीं होगा और चुनाव नहीं लड़ने वाला क्राइटेरिया भी इस पर लागू नहीं होगा। इन तमाम सभी बातों को लेकर सांसद भजनलाल जाटव ने नीमच टुडे से खास चर्चा की और हर बात का बेबाकी से जवाब दिया। नीमच आए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और धौलपुर करौली क्षेत्र के सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। अब गुटबाजी नहीं चलेगी। संगठन को संगठित करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए ही संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट है जो कि बूथ लेवल तक चलेगा और कांग्रेस को मजबूत बनाएगा। श्री जाटव नीमच जिले में दूसरी बार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच श्री जाटव ने नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नीमच जिला अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा कि अनेक नाम सामने आए हैं। जिला अध्यक्ष को लेकर उम्र और चुनाव नहीं लड़ने का कोई बंधन नहीं है। समर्पित मैदान में लड़ने वाला शख्स जिला अध्यक्ष बनेगा और चुनाव भी लड़ सकेगा और दावेदारी भी कर सकेगा। देखिए यह पूरा इंटरव्यू नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन के साथ नीमच टुडे पर। नमस्कार नीमच, हमारे बीच है कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री भजनलाल जी जाटव। आप धौलपुर करौली क्षेत्र के सांसद है और लगातार नीमच जिले में दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस को सक्रिय बना रहे हैं। क्या स्थिति है कांग्रेस की और जिन हालतों में कांग्रेस है उससे कैसे उभरेगी, इन तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे श्री जाटव जी से। सर, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आपका लगातार यह दूसरी बार दौरा है, क्या लगा कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति नीमच जिले में कैसी है? हमारी स्थिति मध्य प्रदेश में ये बिल्कुल सही बात है कि धरातल स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है और इसी वजह से हम लोग दूसरी बार अभी जो 2023 में चुनाव हुए उसमें हम लोग सरकार नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब और राहुल जी ने एक बिड्डा उठाया है और संगठन सृजन अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले गुजरात को चुना गया था, अब मध्य प्रदेश और हरियाणा में AICC द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त करके सभी मेरे से भी बहुत सीनियर लोगों को एक एक जिले का संगठन का काम दिया गया है और उन्होंने कहा है कि आप बूथ स्तर पर, आप लोग सेक्टर स्तर पर, आप लोग ब्लॉक स्तर पर और सभी समाजों के प्रतिनिधियों से बात कर कर, सभी हमारे अग्रिम संगठनों से बात कर कर, तमाम NGO से बात कर कर एक ऐसा संगठन तैयार करें जिसमें वहाँ सभी का समावेश हो, चाहे वो महिला हैं, चाहे दलित हैं, चाहे OBC हैं, उन सभी लोगों को साथ में लेके जो व्यक्ति जिले को चला सकता है, ऐसे व्यक्ति का हमें जिले में उस व्यक्ति का हम लोगों को चयन करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धनबल के आधार पर और धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा संगठन और बूथ का कार्यकर्ता इतना मजबूत हो जाए और सम्माननीय राहुल जी ने भी ये कहा है, खड़गे साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो आगे टिकटों का वितरण हो, जो पार्टी में आगे चुनाव हो, उनकी अहम भूमिका हो, उनको और जिम्मेदारी दी जाए। जैसे कांग्रेस में पहले ऐसे होता था कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बहुत मजबूती से काम करते थे और उनकी भावनाओं की कदर होती थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमारे जो यहाँ पर जो आपसी गुटबाजी है, मेन जो गुटबाजी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको नुकसान हुआ है। जी, कांग्रेस में जैसे आपने गुटबाजी की बात की, कांग्रेस में एक पट्टावाद, कौन किस नेता का पट्टा है और एक गुटबाजी, ये बड़ा नुकसानदायक है। नीमच जिले ने इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। गुटबाजी सारी पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, हमारी पार्टी में भी कई बार गुटबाजी होती है, परंतु उसको खत्म करने के लिए सबका समावेश करके, मैंने कहा ना, सबको समावेश करके, सबको साथ लेके वो व्यक्ति चुनना है हमको जो सब गुटों को, गुट कोई नहीं कांग्रेस का गुट है, परंतु आपस में जो मन के भेद है कहीं ना कहीं मिलते नहीं है, आपस में मतभेद हो जाते हैं एक दूसरे पर। जबकि राहुल जी ने कहा कि हमारा सच्चा सिपाही वही है और जो कांग्रेस के प्रति समर्पित भाव से काम करे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ मिलके स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी चिन्हित करना है, क्योंकि वो लगातार हमारी पार्टियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों को हराने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहचान करके हमें एक बड़ा कांग्रेस, वो बड़ा वोट बैंक था कांग्रेस का, दलित और मुस्लिम, लेकिन देखा गया है कि ये दोनों वोट बैंक कांग्रेस से खिसक गया है, भाजपा की तरफ आकर्षित हो गया। आखिर ऐसा क्या कार्य किए जा रहे हैं ताकि ये वोट बैंक वापस लौट सके?
ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो खासकर हमारा बोर्ड SC ST OBC बोर्ड हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ है, और उसी का नतीजा है कि हम लोग मध्य प्रदेश में हमारे एक भी सांसद नहीं आ पाया, और हम जो सरकार की आशा कर रहे थे सरकार हमारी नहीं पाई। तो निश्चित तौर पर कोशिश है कि हम लोग जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं जातिगत जनगणना की, कि जातिगत जनगणना हो और सबको जिसकी हिस्सेदारी उसको मिले, उसकी भागीदारी, उसके हिसाब से निश्चित तौर पर मैं मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मैं जो नीमच जिले की बात करूं तो जो SC वर्ग को जितना समावेश किया जाना चाहिए था पार्टी में, उतना समावेश उसमें पिछले दिनों में कहीं ना कहीं उनको पीछे रखा गया। ये बात आपने सही बात से पकड़ी, लेकिन नीमच की स्थिति ऐसी है सर, जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो टिकट का वितरण इस तरह से होता है कि नीमच वाले को जावल, जावल वाले को नीमच, नीमच वाले को मनाता। और जब लोकसभा का चुनाव आया पिछली बार तो दिलीप सिंह गुर्जर को वहां से लाकर यहाँ लड़ाया गया। मतलब इससे कहीं ना कहीं स्थानीय लीडरों में एक अभाव देखा गया। तो ऐसा है, ये ऊपर हाईकमान का फैसला होता है और कोई मायने नहीं रखता है। देश का प्रधानमंत्री गुजरात का रहने वाला है, वहाँ से चुनाव लड़े, बनारस से चुनाव लड़े, कहाँ वोट कहाँ चीज, ये सब चीजें पार्टी में नहीं चलती हैं। लोकप्रियता किस नेता की अच्छी है उसको वहाँ से चुनाव लड़ा, ये स्वाभाविक है। स्थानीय तौर पर जो विधायक हैं जिनका चुनाव होता है, वहाँ के लोगों की भावना होती है कि विधायक हमारे क्षेत्र का हो, परंतु कई बार स्थिति ऐसी अनुकूल बन जाती है कि उनको, और इसकी वजह से ऐसा नहीं कि हमें नुकसान भी नहीं हुआ है, ऐसा उसका नुकसान भी है। और सारी चीज़ों को हम लोगों ने बिल्कुल एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा है। हर व्यक्ति से बात करिए, हर समाज से बात करिए, एक एक चीज़ का हमने लिखित रूप में अवलोकन भी किया है। अवलोकन के साथ साथ हम उस चीज़ को हमारे हाईकमान के सामने बिल्कुल ईमानदारी, निष्ठापूर्वक, जो हमारे यहाँ के लोगों की, नीमच की जनता की भावना है, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है, एक एक भावना को हम हमारे शीर्ष नेतृत्व। जिला अध्यक्ष का क्या क्राइटेरिया तय करना है? जिला अध्यक्ष का हमारा क्राइटेरिया ये है कि जिसमें SC का व्यक्ति भी हो, ST का भी हो, महिला भी हो, और उसके अलावा जो सब व्यक्तियों को साथ में लेके चले। ना तो कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ऐसा कोई एज फैक्टर का क्राइटेरिया है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, पिछले 5 वर्ष में कम से कम कांग्रेस में रहा हो और कांग्रेस के प्रति समर्पित भाव से उसने काम किया हो, वही हमारा सच्चा सिपाही है। उम्र बंधन को लेकर भी कई सारी कवायद चल रही थी, हालांकि जीतू पटवारी ने बाद में स्पष्ट कर दिया कोई हमारा उम्र का बंधन नहीं है। ऐसा किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी उम्र का व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी में क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड। ये भी कि जो जिला अध्यक्ष बन जाएगा वो विधानसभा का आवेदन नहीं देगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने कहा ना, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है कि जो व्यक्ति जिलाध्यक्ष बन जाएगा। राहुल जी ने कहा कि जिलाध्यक्ष ऐसा सशक्त होना चाहिए जो पिछले जमाने के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी में बैठ के जिला अध्यक्ष और हाईकमान टिकटों का फैसला करते थे। तो वो चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष की टिकट बंटवारों में अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, उधर का नेता इधर फेंक देता है, इधर का नेता उधर फेंक देता है, दूसरी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसको खत्म करने के लिए लेकिन पावरफुल बनाना चाहिए। एक चीज देखी गई है सर कि कांग्रेस में जब मैदान में आकर लड़ने का वक्त होता है तब कांग्रेस के नेता मैदान में नहीं आते हैं, चुनावी मौसम में उभर कर आ जाते हैं और टिकट के दावेदार बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन नेताओं की क्या हालत रहेगी? इसीलिए तो संगठन सिद्धांत अभियान की जरूरत पड़ी है। इसलिए जरूरत पड़ी है कि ऐसा फाइटर कौन है जो आके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़े, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करे। और भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बहुत मास्टरमाइंड है, धर्म और जाति पर। और मैं खासकर जो हमारे दलित भाई हैं उनको गुमराह करने के अंदर आज के देश में यदि सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम बैकडोर से तमाम जो हमारी प्राइवेट संस्था हैं उनके द्वारा भर्तियां की जा रही हैं, उसके अंदर कहीं आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये कहीं ना कहीं दलितों के प्रति षड्यंत्र हो रहा है कि जो तमाम हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको बेचा जा रहा है। जो चाहे वो रेलवे है, चाहे वो आपका एयरपोर्ट्स है, चाहे आपका आपके ये रेलवे स्टेशन है, आपका चाहे भारत पेट्रोलियम है, चाहे आपकी ये अपना LIC है, जो तमाम उच्च संस्था हैं जो भारत सरकार की
में के प्रॉफिट में चल रही हैं, उन संस्थाओं को कहीं ना कहीं निजी हाथों में दिया जा रहा है। अब बताओ, जब वहां पर प्राइवेट में दे देंगे तो कैसे आरक्षण मिलेगा वहां पर? इस तरीका से लेटरल एंट्री के ऊपर राहुल जी ने मामला उठाया, वो शांत कराया। लेटरल एंट्री से एंट्री भर्ती कर रहे थे, उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, आप सब लोगों ने नीमच में देखा है। लेकिन दलित और मुस्लिम वोट में खिसकने का एक बड़ा कारण ये है क्योंकि मोदी सरकार में कई डायरेक्ट बेनिफिट मिले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। दलितों के घर कभी कच्चे हुआ करते थे, आज पक्के बन गए। कहीं चूल्हे लकड़ी के चूल्हे जलते थे, वहां पर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलना शुरू हो गया। एक समय गैस कनेक्शन भी नहीं था, लोगों के बैंक खाते हो गए, डायरेक्ट बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। तो ये जो योजना है, इससे कहीं ना कहीं दलित वर्ग का उत्थान तो हुआ है, ये मानते हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा आप लोगों ने बताया कि गरीबों के पीएम आवास बन रहे हैं। आपको पता है, पहले पीएम आवास इंदिरा गांधी के नाम से थे, इंदिरा गांधी आवास। कोई आवास नहीं बने। आप रिकॉर्ड उठा के लगेंगे, अभी जितने आवास बनने चाहिए थे, मैं रूरल डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर्स हूँ, मैंने सारे डेटा को देखा है। पीएम आवास जो मिल रहे हैं ना, वो अमीरों को मिल रहे हैं, गरीबों को नहीं मिल रहे। और जो पहले मिलते थे वो इंदिरा आवास मिलता था। क्या 1,20,000 में आप घर बना सकते हो? 1,20,000 की राशि कोई उपयुक्त है क्या घर बनाने के लिए? कम से कम एक घर बनाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहां से कम 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है, पीएम आवास के मैंने सारी योजनाओं को पूरे देश में भ्रमण किया है। पूरे देश के अंदर मैं कर्नाटक में तमिलनाडु गया, मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पर 5 लाख का पीएम आवास बन रहा है और 1,20,000 की सब्सिडी बन रही है। तो इसका मतलब जिसके पास 3.5 लाख रुपए होगा वही तो घर बनाएगा। इसका मतलब पैसे वाले बना रहे हैं, गरीब को तो घर मिल ही नहीं रहा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये बिल्कुल एक तरह से। और रहा आपने गैस चूल्हे की बात करी, एक बार सिलेंडर कितने पैसे का आता है? 1,1100 रुपए का। आप ये देखिए, एक बार सिलेंडर दे दिया, गले में सिलेंडर लटका दिया, उसके बाद अब आप देखिए उसके गैस भराने के लिए पैसे ही नहीं है। घरों में सिलेंडर रखे हैं और रोटी वही चूल्हे पे बन रही है। हम प्रत्येक मंथली हम लोग सब्सिडी देते हैं। हम सिलेंडर 450 350 रुपए में देते हैं। जो 11 रुपए का सिलेंडर है ना आज, वो हम लोग 350 रुपए में दिया करते थे। एक महीने का 700 रुपए सब्सिडी दिया करते थे। डायरेक्ट खाते में सब्सिडी जाती थी, सब्सिडी खत्म कर दी। केरोसिन तेल मिलता था, वो सब उनसे कह के केरोसिन तेल छुड़वा लिया। भाई आप लोग एक बार सिलेंडर ले लो, उसका केरोसिन बंद कर दिया। तो ये गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं गरीब मजबूत नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं अंग्रेजी अब चल रहा है कि अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। तो ये नेता जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन सबके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ाओ ना सरकारी स्कूलों में, पढ़ाइए ना। अमित शाह जी कहते हैं हिंदी भाषा को प्राधान्य मिलना चाहिए, तो फिर आप अपने बच्चों को विदेश में क्यों भेज रहे हैं भाई? आप हिंदी पढ़ाइए ना, उसमें सरकारी पाठशाला के अंदर पढ़ाइए। मतलब वो चाहते हैं गरीब का बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर की तरह और कोई ना बन जाए। उन्हीं तो अधिकारों का, हमारे अधिकारों को हनन करेगा, हमारे अधिकारों को मानेगा, अपने अधिकारों को मानेगा। दलित इतना मजबूत हो चुका है। कांग्रेस के समय के जो कानून थे, आरटीआई, नरेगा, इनकी स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मैंने आप कहा ना, मैं भारत सरकार के इसमें रूरल डेवलपमेंट कमेटी में मैं मेंबर्स हूँ। उसमें 37 विभाग 97 योजनाएं। नरेगा इस बजट के अंदर 75% बजट कम कर दिया। कितना? 25% बजट कर दिया। सारी योजनाओं को धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। अब मुझे बताइए, इस मध्य प्रदेश के अंदर किसने किसानों ने आत्महत्या की? क्योंकि सूखे के कारण, बेरोजगारी के कारण मध्य प्रदेश में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? अडानी को सब्सिडी पे जमीन मिल जाती है, अंबानी को सब्सिडी पे जमीन सस्ती दर पे मिल जाती है। किसी किसान को सस्ती दर पे जमीन दी क्या? और उनके लिए कर्जे माफ है। इस देश को हो क्या रहा है? उनके कर्जे माफ हैं, किसानों के कर्जे माफ नहीं है। ऐसा क्या कारण कि किसानों ने कर दिया उनके कर्जे माफ नहीं हो पा रहे हैं? उनको जमीनें फ्री दी जा रही हैं। जो इंडस्ट्रीज सब जगह जगह लग रहे हैं, चाहे सोलर प्लांट है, चाहे ऑयल मिल्स हैं, चाहे आपका कोयला की खदान है, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे रेलवे है। रेलवे का ट्रैक पहुंच जाता है गोदाम तक, गरीब के लिए ट्रेन क्यों नहीं निकल रही? छतें गिर रही हैं, छतें टपक रही हैं, छतें टूट रही हैं एयरपोर्ट्स की बनी हुई है। पुरानी एयरपोर्ट्स को देखिए, नहीं शानदार बने हुए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस भारत के एक एक कंपनी को गिरवी रख रही है। वर्तमान में आप राहुल जी को क्या देखते हैं? राहुल जी भविष्य के हमारे नेता हैं, निश्चित तौर पे हैं। वो जो कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दिन सवेर मानना पड़ता है। उन्होंने कहा जनवरी के महीने में कोरोना की ऐसी वेव आएगी कि आप लोग, पहले फर्स्ट वेव में कहा उन्होंने, आप लोगों ने जो आपका जो आपका हवाई जहाज हैं ये बंद कर देनी चाहिए और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अभी से बाहर के विदेश के लोगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। राहुल जी की मजाक उड़ाई उन्होंने। अरे ये तो गलत कह रहे हैं, ये तो हर चीज को जो कांग्रेसी कहता है वो देशद्रोही, बीजेपी का कहता है बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है। ऐसे राष्ट्रभक्तों को हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है। और कोरोना आया, कैसे कैसे लोगों की मौतें हो गई, 30 साल 35 साल 50 साल के लोग चले गए। वैक्सीन, राहुल जी ने कहा वैक्सीन का रिसर्च ही नहीं हुआ ठीक ढंग से, वैक्सीन लगाई जा रही है। अरे ये तो लोगों का दुश्मन है, ये तो हिंदुस्तान के दुश्मन है, ये कैसे सवाल उठा रहे हैं इस पर? उसी वैक्सीन से आज लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई उसी ने चंदा ले लिया भारतीय जनता पार्टी, उसी कंपनी से चंदा ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी ये दलित विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, सिर्फ अमीरों की पार्टी है। बीजेपी का एक बड़ा आरोप रहा है कि कांग्रेस राम भक्त और राम धर्म से भटक गई है, इसलिए सत्ता से दूर हो गई है। कैसा रामराज चाहिए? ऐसा रामराज चाहिए जो देश को भेज दे। रामराज था जो सबको काम मिलता था, सबके साथ समानता का अधिकार होता था, सबके साथ भेदभाव होता था। वो राम मंदिर, जहाँ राम मंदिर बना उसकी जमीन में घोटाला कर दिया बीजेपी ने, उस जमीन के अंदर ही घोटाला कर दिया। कितने अरबों रुपए खा के गरीबों की जमीन ले ली। और रहा सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। कितने बड़े उनके यहाँ नेता हैं, कैसे कैसे यहाँ पर नेता हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे राम भक्तों की हमें जरूरत नहीं है इस देश को। हमें चाहिए सच्चा राम भक्त जो देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और गरीब को गणेश मानकर सेवा करे। तो भारतीय जनता पार्टी राम भक्त फलाने, उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें फर्जी राम भक्त है, हम लोग असली राम भक्त हैं। आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में 2 गुट बड़े हावी है, सचिन और अशोक गहलोत का। एमपी में भी 2 गुट है, दिग्विजय सिंह और अपने कमलनाथ का। तो ये गुटबाजी अलग अलग राज्यों में, इससे देश में तो कांग्रेस पूरी तरह से आपस में बटी हुई है। सत्ता कैसे पहुंचेगी? हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। क्या शिवराज सिंह और मोनिया का गुट नहीं है? शिवराज सिंह में क्या कमी थी? देश में यहाँ तक 3 बार वो यहाँ के सीएम रहे और जिनके नाम पर इन्होंने सरकार लिया है उनको उठा के फेंक दिया और नए आदमी को लाके बिठा दिया। राजस्थान में ऐसे व्यक्ति को लाके बिठा दिया जो कभी सरपंच रहा, एक बार भी चुनाव लड़ा नहीं, और उसको लाके बिठा दिया। वसुंधरा जी नाराज होकर बैठ गई कि मुझे क्यों नहीं बनाया, और लोग भी नाराज होकर बैठ गए। अब उनको पता ही नहीं चल रहा सरकार कौन चला रहा है। सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन गया है। मध्य प्रदेश में कहावत हो गई है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार। जमीनें खरीदी जा रही हैं भ्रष्टाचार के पैसे से। आज नीमच में क्या रेट है जमीनों का? मैंने तो पूछा यहाँ के लोगों से, इसके फुट से जमीन है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है राजनेताओं ने महंगी की है। भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने करप्शन, लूट खसूट सारी चीजें कर रहे हैं, आरोप हम पे लगाते हैं। अरे भाई हमारा तो सरकार ही नहीं है, आरोप हम पे लगा रहे हैं। हम चाहते हैं किसानों की कर्ज माफ हो, गरीबों को न्याय मिले, महिलाओं का सम्मान मिले। आए दिन आप देखते हैं वीडियो आ रहे हैं जगह जगह, हर स्टेट के अंदर कितना अत्याचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिलाओं के ऊपर रेप कर रहे हैं। अब देखिए क्या हालत होगी। तक के घोषणा हो जाएगी जिला अध्यक्ष। हम लोग इसी 31 तारीख और 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक हम लोग पूरी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को दे देंगे। आगे फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना है। हम लोगों को 6 नामों के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें हम लोग एक एक चीज पूरी बारीकी से, हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग लगाए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, उन सब से बातचीत करके, यहाँ की जनताओं की भावनाओं को करके, और जो निडर हो, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके, ऐसा व्यक्ति हम लोग जिलाध्यक्ष होना चाहते हैं। धन्यवाद। आप थे भजन लाल जी जाटव साहब, जो कि कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक थे और नीमच जिले में वे लगातार दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति को उन्होंने बारीकी से देखा है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की। नीमच टुडे के लिए राजा कुरेशी के साथ राकेश की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आईजी संदीप दत्ता, डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर, डिप्टी कमांडेंट आशीष पंचाल सहित अधिकारी, जवान और सीआरपीएफ परिवारजनों ने योग प्राणायाम किया। इस अवसर पर आईजी संदीप दत्ता ने कहा कि योग से हमारा शरीर निरोगी रहता है और योग करने से जीवन में कई तरह से तनावों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज सीटीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आईजी संदीप दत्ता, डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर, डिप्टी कमांडेंट राजेश पंचाल सहित अधिकारी, जवान और सीआरपीएफ के परिवारजनों ने शामिल होकर योग किया। कार्यक्रम में आईजी संदीप दत्ता ने कहा कि योग से जीवन निरोगी बनता है। योग को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग से शरीर मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है और इसी दिन को हम आज योग दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवानों ने योग किया और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे आत्मसात किया। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। 70 और 80 के दशक में इंटरनेशनल स्मगलर रहे मोहम्मद शफी के संबंध पटवा परिवार से रहे। पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से उनकी मुलाकात इंदौर के सेंट्रल जेल में हुई थी और तस्कर मोहम्मद शफी सुंदरलाल पटवा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना काला कारोबार बंद कर दिया था और वे एक शरीफ जिंदगी जीने लगे थे। लेकिन आगे चलकर उनके बेटों ने उन्हें तस्करी के मामलों में ऐसा उलझाया कि वे आजीवन गायब हो गए और आज तक उनका पता नहीं चल पाया। यह सनसनीखेज खुलासे किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के अनुज संपत लाल पटवा ने, जो कि नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हो रहे थे। 1977 में जब हमारे बड़े भाई साहब इंदौर सेंट्रल जेल में थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें, तो रामनारायण जी शास्त्री आपातकाल के दौर में जब मीसाबंदी थे, उस समय मंदसौर के घोषित इंटरनेशनल स्मगलर शफी भैया, मोहम्मद शफी, वो भी उस एक्ट के अंतर्गत जेल में थे वहाँ इंदौर। उस समय हमारे डोगरवाल साहब भी, रामचंद्र शर्मा जी भी, ये भी इंदौर जेल में थे, सभी जेल में थे। तो वो मोहम्मद शफी हमारे बड़े भाई के संपर्क में जेल में आए, जेल में थे वो भी। तो जेल में उनके संपर्क में आया, बड़े भाई साहब ने उनको ज्ञान दिया कि यार शफी भैया, आपको जिंदगी भर ये स्मगलिंग और ये खोटे काम करते करते हो गई, आखिर पाया क्या? और खिलाफ मुकदमे, पैसा, धन संपत्ति तो खूब कमा लिया, लेकिन रात दिन तनाव तनाव तनाव, छोड़ो इसको। तो वो जो 19 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें मोहम्मद शफी को बड़े भाई साहब ने लगातार समझा कर और कहा, उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं किसी प्रकार का कोई संकल्प या ये स्मगलिंग, तस्करी या ऐसा कोई कानूनी विरोधी काम जिंदगी में नहीं करूंगा। ये उस समय का मुझे मालूम है। हम जब सुनते हैं
कि उस समय मोहम्मद शफी और पटवाजी के संबंध को लेकर भी विपक्ष मुद्दा उठाता रहा था मैं आपको और इंडिया टुडे में भी कोई फोटो साथ में उनकी दोस्ती का छपा था। मैं वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जी जी छोटा सा किस्सा है अब लंबा समय है तो पूरा किस्सा जी जी तो पटवाजी और मोहम्मद शफी का संपर्क हो गया पटवाजी के संपर्क में मोहम्मद शफी आए उन्होंने स्मगलिंग छोड़ दिया और बिल्कुल शुद्ध इस्लाम धर्म के पालन करता और अच्छे गृहस्थी बन गई। लेकिन दुर्भाग्य से उनके परिवार में उनके 2 भाई और उनके लड़के वो उस व्यवसाय से निरत नहीं हुए, उस तस्करी के व्यवसाय में लगे रहे। लेकिन मोहम्मद शफी ने छोड़ तो मोहम्मद शफी के साथ पटवाजी के संबंध होने के कारण मेरी भी दोस्ती हो गई और मोहम्मद शफी मेरे अच्छे दोस्त बन गए। फिर हमने आपस में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। मेरा प्रॉपर्टी का काम शुरू से नीमच में आने के बाद बहुत बड़ा काम किया मैंने प्रॉपर्टी का। आपको एक गणित बता दूं कि मैंने प्रॉपर्टी के व्यवसाय में लगभग 700 रजिस्ट्रियां करवाई। अच्छा खरीद बिक्री की। अच्छा और एक भी रजिस्ट्री में आज तक कोई विवाद नहीं, आज तक नहीं। सन 62-63 में मैं नीमच में आया और 65 से मैंने व्यवसाय बड़ा व्यवसाय और प्रॉपर्टी का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन 600-700 रजिस्ट्रियों में एक भी रजिस्ट्री में आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि सारा लेन देन साफ सुथरा और कामकाज साफ सुथरा था। तो मोहम्मद शफी के साथ भी मैंने 1-2 प्रॉपर्टी का काम किया। एक तो यहाँ जो बोरा जमात का ये बगीचा नंबर 19 और 20 है, ये बगीचा नंबर 19 एक बोरा परिवार के व्यक्ति के नाम था, तो उनसे हमने खरीदा। वो मोहम्मद शफी और मेरी दोनों की भागीदारी में खरीदा मोहम्मद शफी ने था, लेकिन उन्होंने फिर नीमच आकर मेरे को कहा कि आप इसमें भागीदार बनो, हम दोनों 50-50% के भागीदार बने। और फिर आपको अगर ध्यान हो तो ये डॉक्टर हाला वाला बिगला बंगला नंबर 44 ये भी बिक रहा था। और इसके जो इनके संगठन के जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको बेच रहे थे, तो इसका भी सौदा हम दोनों ने किया था। लेकिन उसमें फिर विवाद हुआ और वो सौदा हमने छोड़ दिया। तो सफी साहब के पार्टनर भी रहे आप? हाँ मेरा, हाँ जी जी। तो ये ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद शफी का आज तक पता नहीं चला है। तो उसके बाद का किस्सा है। जी जी। उसके बाद चूंकि मोहम्मद शफी जी ने तो स्मगलिंग का व्यवसाय छोड़ दिया था, लेकिन उनका एक पुत्र जिसका नाम शायद शाहिद था या ऐसा कुछ था, वो उस तस्करी व्यवसाय में जुड़ा और मंदसौर बस स्टैंड पर उनका एक 2 मंजिला मकान था। उस मकान के तहखाने में वो मेड्रेक्स की गोलियां बनाने का, जो नशे की गोलियां होती है, उसकी मशीन लगा रखी, तो वो गोलियां बनाना शुरू करता और बेचता था, ये काम करता था। एक बार नारकोटिक्स का छापा पड़ा और 1 क्विंटल नशे की गोलियां पकड़ी गई और वो उसमें अरेस्ट हुआ। उस केस में उसके ऊपर नारकोटिक्स का NDPS का केस लगा और वो अरेस्ट हुआ। तो नारकोटिक्स वालों ने मोहम्मद शफी से संपर्क किया और एक बड़ी रकम मांगी, ये अगर रकम दो नहीं तो आपको भी इसमें हम आरोपी बना देंगे। और वो लेन देन शायद नहीं हुआ और मोहम्मद शफी उसमें बिना तस्करी आरोपी बन गया तो फरार हो। आज तक पता नहीं चल पाया था, कहते हैं कि मोहम्मद हाँ जीवित भी है। वो उस बात को कहते मेरे ख्याल से 30 साल से हो गए। हाँ 25-30 साल हो गए होंगे वो फरारी में रहे। लेकिन फरारी के बाद भी 1 से अधिक बार मेरा उनका मिलना हुआ, संपर्क हुआ। वो हुआ मंदसौर बस स्टैंड की जो ठाकुर साहब का बगीचा वाली जमीन थी, वो जमीन समरथ लाल जी मेहता ने खरीदी थी और उसमें फिर वो वसीयत उस जमीन की और दूसरी जमीन की वसीयत
वो तीरथ राम ने उनके मोहम्मद शफी के नाम कर दी थी, वो विवाद चला था। उस विवाद में, उस जमीन में मेरा भी प्रवेश हुआ। और उस जमीन के विवाद में हल करने के समय 2-3 बार फरारी के समय मोहम्मद शफी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो सौदा हुआ नहीं। फिर वो जमीन तो चली गई, सरकार में चली गई। और किसी ने बहुत समर्पण भाव से अगर 500 रुपये दे दिए तो वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये सन 1967, 72, 77, 82 सारे चुनाव की बात है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म दिवस आदिवासी बस्तियों में मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को आइसक्रीम, बिस्किट और मिठाइयां वितरित की गई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर जायसवाल के नेतृत्व में नीमच मनासा रोड स्थित आदिवासी बस्तियों में बच्चों, महिलाओं को बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम व फल वितरित कर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर केसरिया हिंदू वाहिनी, सफाई कर्मचारी मोर्चा, पसमानदा मुस्लिम महासंघ, गोरक्षा प्रकोष्ठ, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो याद ही दिन भर की खबरें, चलते चलते फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे नीमच जिला योगमय वातावरण में डूबा, हजारों लोगों ने उत्साह से किया योग। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं चलेगी, संगठन होगा मजबूत, नीमच दौरे पर आए केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद भजन लाल जाटव ने कहा। स्मगलर मोहम्मद शफी से थी मेरी दोस्ती, पूर्व सीएम के भाई संपत लाल पटवा का नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में सनसनीखेज खुलासे। सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में मनाया गया योग दिवस, आईजी संदीप दत्ता सहित कई अधिकारी हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन आदिवासी बच्चों के साथ मनाया, बाटी मिठाई और बिस्किट। तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को, और आप देखते रहे नीमच टुडे।